स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज़ बताएंगे। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोबल क्यूज से। खासकर सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है आज फिर दिखा रहा है। कल भी इसी तरह का माहौल था, लेकिन उसके बाद जो हालत हुई थी हमारे मार्केट्स की, उससे थोड़ा डर ज़रूर लग रहा है। हालांकि फिलहाल ग्लोबल क्यूज ही देखते हैं। और सिंगापुर निफ्टी तो 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। यूएस के मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से क्यूज काफ़ी अच्छे थे। डाउ जोन्स में देखिए करीब 1.5% के ज़्यादा की तेज़ी देखने मिली। 500 पॉइंट के आसपास के गेंस थे। सिर्फ यही नहीं, नैस्डैक में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। 1.5% के आसपास का उछाल वहाँ भी था। S&P 500 में 11 सेक्टर्स में खरीदारी देखने मिली। बॉन्ड मार्केट जो है वो भी संभला। यील्ड जो है उसमें गिरावट देखने मिली। उसका इम्पैक्ट जो आपको नैस्डैक में देखने मिला, जहाँ पे 1.5% की तेज़ी थी। वहीं एनर्जी स्टॉक यानी फिर इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक जो थे वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। नतीजों का इम्पैक्ट देखा गया तो काफ़ी सारे क्यूज थे और सबके सब क्यूज जो थे यूएस के मार्केट्स के वो पॉजिटिव थे और उसी का इम्पैक्ट देखने मिला। कल दिन के दौरान हमारे मार्केट्स की पिटाई हुई। कहीं ना कहीं चीन में जो अब नया वेरिएंट है जो कि फैल रहा है, उसका डर हमारे मार्केट्स को था। इसके लिए आपने देखा कि दिन के दौरान जो है हमारे मार्केट्स देश लो पे जाके बंद हुए। लेकिन आज एशिया के मार्केट्स देखिए बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट कल जब यूरोप बंद हुआ था वहाँ पे भी 1.5 से 2% के आसपास की तेज़ी थी। तो कल तो ऐसा लग रहा था कि हमारे मार्केट जो है दुनिया से आइसोलेशन में चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं इम्पैक्ट नहीं देखने मिला था इस खबर का, लेकिन केवल हमारे मार्केट्स में जो है इसका इम्पैक्ट देखने मिला। हो सकता है कि शायद काफ़ी ओवरडन था, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हमने देख लिया, उसके चलते आज एक रिबाउंस आपको देखने मिलेगा। क्योंकि सारे के सारे क्यूज जो है वो अच्छे हैं। डॉलर इंडेक्स भी 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। केवल एक कच्चा तेल है जो $82 के आसपास है मेरे ख्याल से, लेकिन उसको इग्नोर करके आप चल सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, एक बार उसको भी स्क्रीन पे लाइएगा किस तरह का ट्रेड वहाँ देखने मिल रहा है। क्योंकि जब मैं आ रहा था अंदर तब तो ग्रीन में थे, लेकिन अभी भी देखिए करीब 70 पॉइंट के आसपास की तेज़ी डाउ फ्यूचर्स में है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 33 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। तो कहीं से कहीं तक आज भी संकेत जो है वो कमज़ोरी के नहीं है। लेट्स सी इन संकेतों पे मार्केट ट्रेड करता है या फिर दिन के दौरान कोई और झटका लगता है। आशीष, मतलब अब 2 दिन से लगातार हमारा यही हो रहा है। ट्रेडर्स डायरी में हम खरीदारी की सलाह देते हैं, कोई ना कोई आके मूड बिगाड़ देता है। रणनीति आज भी खरीदारी की। आपने बड़ा मोनोलॉग दिया, आपने पूरी विस्तार से समझा दिया कि एशिया में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ पर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। आपने दबी हुई बात आवाज़ में बड़ी बात बोल दी। आपने बोला कि अभी भी डर लग रहा है। 2 दिन से क्या करें आशीष, लेकिन अब हम जब शो करने आते हैं तब तो सब ठीक होता है। अचानक कहीं से जापान निकल के आ जाता है, कहीं से चाइना निकल के आ जाता है। करे तो करे क्या। अच्छा ये बताओ कि आज कितनी तकलीफ हुई है लिस्ट बनाने में? अरे बहुत आई मीन एक तो खबरें नहीं, ऊपर से ये डर कि कौन क्या कर देगा। तो सबसे पहले तो जाके मैंने पहले इंटरनेशनल क्यूज देखे कि कहीं से कहीं कुछ कोई बोल तो नहीं रहा है। अब तो ज़ेलेंस्की साहब भी यूएस पहुंच चुके, तो वो भी एक डर लगता है कि कहीं वहां से कुछ निकल के ना आ जाए। तो आई मीन इतने सारे क्यूज थे ना, और इनका अंदाज़ा लगाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या ये क्यूज हमारे लिए अच्छे रहेंगे, क्या ये क्यूज खराब रहेंगे। कल भी हमने देखा ऐसे कोई गड़बड़ क्यूज नहीं थे, कुछ खराब दुनिया चल रही है, हम गिर रहे हैं बिन मतलब के। अच्छा वरुण, अब तक कैसा होता था कि ट्रेडिंग के आइडियाज ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी कि यार एफएनओ में क्या देंगे, ऑप्शंस में क्या देंगे। निवेश के लिहाज से जो कैटेगरी उसमें स्टॉक्स नहीं मिल रहे, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब करे क्या आशीष, आई मीन दिक्कतें तो है क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा हो चुका है ना कि आप कहीं भी बेट करने से पहले 100 बार सोचोगे कि करूँ कि नहीं करूँ। पता नहीं इन लेवल्स पे लिया, मालूम पड़ा 2 दिन बाद 25% नीचे मिल रहा है। एग्जैक्टली, तो दैट्स द प्रॉब्लम। बट हाँ ठीक है, उसके बीच में भी हमने मेहनत करके आपके लिए स्टॉक्स लेके आए हैं जो कि एटलीस्ट इंट्राडे या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट और फंडामेंटली ढूंढे हमने जो कि सेफर एटलीस्ट, अगर गिरे तो भी रिबाउंस का पूरा मौका है। एग्जैक्टली, मतलब फंडामेंटल्स है तो कंफर्ट है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों स्टॉक चली जाएंगे। और गलत चीज आप खरीदोगे नहीं, तो इसका भी पूरा भरोसा है हमारी तरफ से। अब शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ, बताइए। तो आशीष, एक तो आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आपको काफी सारे काउंटर्स में देखने मिलेगा। उसमें खासकर बैंकिंग स्टॉक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ से शायद आपको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। इसके लिए पहला काउंटर मेरा बैंक ही है और उसमें भी सरकारी बैंक, और वो है आईओबी। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 33 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए 30.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। कल की गिरावट में भी अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में ये काउंटर बंद हुआ था, और आज वैसे भी मुझे लग रहा है कि सरकारी बैंक जो है वहाँ पे आपको रिबाउंड देखने मिलेगा। नो डाउट कल सेकेंड हाफ में सरकारी बैंक्स में ज़्यादा गिरावट देखने मिली, उसके पहले कुछ सरकारी बैंक्स चल रहे थे। यानी कि एक साफ चीज़ है कि अगर मार्केट में यहाँ रिकवरी आती है तो सरकारी बैंक शायद उनको लीड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। एक ट्रेडिंग बैठे 33 रुपये के लक्ष्य के लिए
30.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो शुरुआत की है आशीष मैंने बैंकिंग काउंटर्स, उसमें भी एक सरकारी बैंक से। आप बताइए कौन सा काउंटर? देखिए मेरे साथ तो बड़ी समस्या हो जाती है, मैं टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से स्टॉक ढूंढता हूँ। जब आपको इंडेक्स इतना ज़्यादा गिरे और जहाँ तक देखो गिरावट नजर आए तो काफ़ी हद तक स्टॉक के स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं और ब्रेकआउट्स तो फिर मिलते ही नहीं, ना के बराबर होते हैं। एक स्टॉक मुझे मिला है जिसमें बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन उसे मैंने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया, आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। लेकिन स्टॉक ऐसे बाजार में वो ढूंढता हूँ जिनमें आपको स्ट्रेंथ देखने को मिले, मतलब चढ़ते बाजार में वीकनेस वाले बाजार में स्ट्रेंथ। इसके अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया बज हो रहा होता है, तभी लोग देखे कि गिरावट वाले जो माहौल है इसमें भी खरीदारी करते हैं। स्टॉक मैंने चुना है कल्याणी स्टील का। कल देखिए पता नहीं क्या हो गया, 5% के तो गेंस यहाँ पर क्लोजिंग पे देखने को मिले, लेकिन दिन के दौरान जो हाईज थे वो काफी ऊंचे थे। तो जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर से स्टॉक निकला है, लग नहीं रहा है कि जल्दी रुकेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छे टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है होल्ड करने में, खरीदारी करने में। तो आप एक काम कीजिए, 365 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और करिए खरीदारी। 390 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकआउट देखने को मिला है, कल के जैसे बाजार में ब्रेकआउट शब्द ही सुनने को नहीं मिल रहा था, फिर भी आपको यहाँ पर करनी चाहिए खरीदारी। अब बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में देखिए फ्यूचर्स हो या ऑप्शन हो या टेक्नोपिक हो, मेरे पास सच में आइडियाज का बहुत बड़ा अभाव होता है। मैं सिर्फ नास्डैक की तेजी के ऊपर बेट कर रहा हूँ। नास्डैक में तेजी है, नास्डैक फ्यूचर्स भी अभी हरे निशान में, तो उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना है कि आईटी स्टॉक्स चल जाए, नहीं चले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। LTTS मैंने चुन लिया रैंडमली, आपको जो आईटी स्टॉक पसंद आया आप खरीद सकते हैं। मैंने LTTS सुना है, 4010 रुपये का टारगेट है और 3900 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो मैंने भी एक फ्यूचर्स में आईटी काउंटर ही चुना है आशीष, और क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि नैस्डैक की तेज़ी वहाँ से देख के आपने बेट किया, तो मैंने भी उसी बेसिस पे बेट किया है, वो है LTI Mindtree। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 4540 के लेवल के लिए, 4390 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आईटी काउंटर्स में अनुमान है कि आज तेज़ी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे संकेत है। एक तो नैस्डैक जो है वो हरे निशान में था, साथ ही साथ जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें गिरावट हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट आपको आज आईटी काउंटर्स पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आशीष और मैंने दोनों ने L&T समूह की जो कंपनियां हैं उनमें बेट किया है। ऑप्शंस में भी मेरे तरफ से एक आईटी काउंटर है, और वो है मिड कैप आईटी काउंटर बिरलासॉफ्ट। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस जंक्शन पे ये काउंटर खड़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल देखिए 300 रुपये के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर ने क्लोजिंग दी थी। मुझे लगता है ये आप स्पॉट के लेवल्स देख रहे हैं, फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 300 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग दी थी। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर कंपनी क्लोज देती है तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ी और बन सकती है। और वैसे भी आज आईटी काउंटर्स का दिन है, और इसमें मिड कैप आईटी काउंटर्स जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। 300 रुपये का कॉल ऑप्शन आप बिरलासॉफ्ट का लेके चल सकते हैं। 9 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 5 रुपये का आसपास का रखिएगा आप स्टॉप लॉस। तो मेरे तरफ से फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में आईटी काउंटर्स है जिन पे मैं बेट कर रहा हूँ। आशीष, ऑप्शंस में आपका गेस करो। आईटी काउंटर ही है। TCS पर बेट कर रहे हैं। TCS का चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है, तेजी देखने को मिली है, हल्की से गेंद यहाँ पर देखने को मिले और काफी बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हो। जिस प्रकार से नास्डैक में एक रिबाउंड देखने को मिला है, नास्डैक फ्यूचर्स भी देखे तो गेंस के साथ कारोबार कर रहे हैं। SGX निफ्टी आपको सॉन्ग के ऊपर नजर आ रहा है, तो बस उम्मीद है कि स्टॉक चल जाए। TCS यहाँ पर 3280 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है, खरीदारी करके चल सकते हैं। कल करीब 1% के गेंस के साथ TCS बंद हुआ है, तो यहाँ पर फोकस करिएगा, खरीदारी करिए, है लेकिन कोई बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। देखिए आपको जो क्लोजिंग मिल रही है वो करीब मिल रही है 32 रुपये के आसपास, तो आप 51 रुपये के लक्ष्य के लिए इस कॉल ऑप्शन में कर सकते हैं खरीदारी। लेकिन स्टॉप लॉस का ज़्यादा ध्यान रखना है, टारगेट से ज़्यादा 26 रुपये का आप करीब लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, और तेज़ी यहाँ पर आपको TCS में देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडापिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। तो आशीष, यहाँ पे आपका एक फेवरेट काउंटर है जिसको आप हमेशा सेल करते थे वहाँ पे, लेकिन मैं बाई की सलाह दे रहा हूँ, वो है बायोकॉन, है ना। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 280 के लक्ष्य के लिए, 266 का स्टॉप लॉस रखेगा। इस कंपनी की बेसिकली एक ट्रेडिंग रेंज है, वो ट्रेडिंग रेंज है 260 से 290 की, और कल अगर आपने देखा तो वो 262 के आसपास की जो क्लोजिंग थी परसों की, उसके बाद यहाँ पे बाउंस बैक देखने मिला है। वैसे तो फार्मा काउंटर सबके सब चले हैं, उसके साथ ही ये चला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग रेंज के अब जो नीचे का लेवल था वहाँ से इस कंपनी ने बाउंस बैक दिया है। ये बाउंस बैक इस कंपनी को 290 तक लेके जाएगा, वहाँ से फिर ये रिट्रेस करके 260 के आसपास आ सकता है। इनफैक्ट आशीष, कल में एक लेवल के रुका था कि अगर ये 259 के आसपास चला जाता तो अगला लेवल इसका 235 का आ रहा था। अच्छा, इतना नीचे जाता अगर कल ये लेवल तोड़ देता, लेकिन कल नसीब अच्छा था कि फार्मा काउंटर्स चल गए, उसके साथ साथ से चल गया। तो अगर ये लेवल पे फिर से जा रहा है तो 290 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन आज के लिए मैंने 280 के लेवल आपको सुझाया। 266 का स्टॉप लॉस रखेगा। नीचे का लेवल भी याद रखेगा,
अगर 259 के आसपास इसने ब्रेक कर दिया अगले 2-3 दिनों में तो 235 जा सकता है। तो फार्मा काउंटर की रैली जो है उसमें इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने मिला है। केवल इसके लिए मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। रेंज ब्रेकआउट है, वहाँ पे आप 290 के आसपास की और 260 से 290 ये रेंज में ये काउंटर चलता है, इसके लिए यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। तो पूरी स्टॉक की जो रेंज है लगता है काफी लंबे समय से स्टॉक को ट्रैक कर रहा है। बहुत लंबे समय से ट्रैक करो, ये चलता कैसे है। तो जैसे कि मिश्र धातु था, उसको ट्रैक किया था तो उसी तरह से, लेकिन एक्चुअली में इसका लोअर लेवल ज्यादा देख रहा था कि मुझे पूरा लगा था कि ये तोड़ देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ, इसके लिए कल मैंने इसको अपने टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन लकीली कल फार्मा काउंटर चल गए तो नसीब अच्छा था। तो सपोर्ट से बाउंस ले लिया तो अब यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 280 रुपए के लक्ष्य ले। लेकिन टेक्निकली मैंने कंडीशनल सेल कॉल अपनी लिस्ट में शामिल किया है। फंडामेंटल्स तो बहुत बढ़िया, मन नहीं होता सेल करने का, लेकिन टेक्निकल्स बहुत बिगड़ते ही जा रहे हैं लगातार, कहीं पर भी राहत के बिल्कुल भी संकेत नहीं है। तो अगर आप ये जो SGX निफ्टी को 100 अंक ऊपर देख रहे हैं और हमारे बाजारों की शुरुआत भी 100 अंक ऊपर होती है, लेकिन फिर संभाव अगर हम ऑफाइज होते हैं या बिकवाली का दबाव आता है, स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है, तब आप फोकस करेंगे मेरे सेल आइडियाज़ पर। तो वोल्टास इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत 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 बिगड़ चुका है। काफ़ी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। इनफैक्ट मेरे पास कोई एक लाइन नहीं है कहने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए स्टॉक के अंदर क्या खराब है, क्योंकि अच्छा कुछ भी नहीं है। लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो अभी भी मान रहा हूँ कि 17 रुपये तक फिसल सकता है फ्यूचर्स में। तो 817 की क्लोजिंग है, आप 800 रुपये के लक्ष्य के लिए लेंगे शॉर्ट पोजीशंस और 825 या फिर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर एक बार जरूर देखेगा, जिस प्रकार से छोटा कंसोलिडेशन होता है, फिर ब्रेकडाउन, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकडाउन, ये चार्ट के अंदर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। 800 रुपये के लक्ष्य के लिए आप लेंगे यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन। अब बात करते हैं फंडा पिक की। तो जैसे कि आपने फार्मा स्टॉक्स के ऊपर बेट किया है, मैं भी लंबे समय से फार्मा स्टॉक्स के ऊपर देखिए कवरेज दे रहा हूँ। स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है एस्ट्राजेनेका फार्मा, और इसका अगर आप देखें तो अब ज़्यादा कोविड या वैक्सीन या किसी से भी संबंध नहीं है। आपको इसकी लंबी अवधि में कारोबार के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में अगर आप देखें तो जो कैंसर की दवाएं होती है इसमें एस्ट्राजेनेका बहुत बड़ा नाम है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा वेटेज अपने पोर्टफोलियो में असाइन करके चल सकते हैं। 3 महीने का फिलहाल आप समय दीजिए। और जो अगर फार्मा स्टॉक्स में दोबारा बज़ लौट रहा है और यहाँ पर प्रदर्शन आता है, स्टॉक्स में तेजी आती है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 3800 रुपये के लक्ष्य के लिए पार हो गया तो दोबारा रिवाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ 3 महीने का व्यू बनाकर एस्ट्राजेनेका फार्मा मेरी तरफ से फंडा पिक। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 193 के लेवल के लिए 182 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो आप सब जानते हैं, पाइप्स की कंपनी है और लगातार अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो गिरते जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। कल भी अगर आप देखेंगे तो गिरते बाजार में भी इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी, खरीदारी करके चल सकते हैं। चार्ट्स पे भी मजबूत है 193 के लेवल के लिए। अब अगली पिक है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक है एक्सोनोबल। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा अगले 6 महीनों में 2600 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए, फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के काफ़ी अच्छे, पेंट सेक्टर के कंपनी बिलोंग करती है और जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार घट रहा है, पेंट कंपनियों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ता स्टॉक है ये, केवल 25-30 के आसपास के पी पे ट्रेड करता है, जबकि बाकी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो 40-50 के आसपास के पी पे ट्रेड करती है। दरअसल तकलीफ ये है कि पेंट स्टॉक्स में इसको कोई गिनता ही नहीं है, नाम याद ही नहीं आता, इसके लिए कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट ये हमेशा हो जाता है। इनफैक्ट हाल ही में मेरे ख्याल से ICICI की रिपोर्ट भी आई थी, जो कि इस काउंटर में करीब 2800 के आसपास के लेवल दे रहे हैं और पूरे स्पेस में एकमात्र उनकी तरफ से बाय कॉल था। तो काफ़ी कन्विक्शन है इस काउंटर को लेके, यहाँ से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। धीरे धीरे चलेगा, लेकिन चलेगा इतना पक्का है, इसके लिए एक्सोनोबल यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्सोनोबल यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब बात करें निवेश के लिहाज से, तो निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है सन फार्मा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरे फार्मा पैक में तेज़ी आ रही है वरुण, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। सन फार्मा वैल्यूएशन का कंफर्ट है, कंफर्ट इस बात का भी है कि भारत में अगर आप देखें तो एकमात्र पूरी जो एंटिटी है जो सबसे बड़ी है फार्मा स्पेस में वो सन फार्मा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय दीजिए, इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, हो सकता है कि यहाँ पर और बेहतर रिटर्न्स देखने को मिले। 12 महीने का टाइम देना है, और वैसे भी देखें तो पिछले 5 साल में 14% CAGR के ग्रोथ से यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो निफ्टी की तुलना में अगर आप देखें तो किसी भी लिहाज से अंडर परफॉर्मेंस नहीं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा वेटेज अगर आप साइन करेंगे और हो सकता है कि आगे जाकर आउट परफॉर्मेंस हो तो और भी बेहतर यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिले। तो 1210 रुपये का टारगेट है, सन फार्मा आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी।
अब बात करें खबरों की, तो खबरों का है बहुत बड़ा सीरियस स्वभाव। सच में खबरें बिल्कुल है ही नहीं, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप जो है बेट करके चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये नो ट्रेड का ऑप्शन मैंने परसों भी प्रयोग किया था, तो मैं आज नहीं चाहता था कि मैं आज भी 10 की जगह 9 स्टॉक आपको बताऊं। तो मैंने बहुत मुश्किल से प्रयास किया, ढूंढी खबर, लेकिन खबर के ऊपर कन्विक्शन है बहुत कम। इसको सिर्फ आप देखकर एंजॉय करें, खरीदारी की राय नहीं है। लेवल आपको फिर भी बता दूंगा। कंपनी है WPI, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। इनकी एक प्रमोटर एंटिटी है जिन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदी है। इसका अब आधिकारिक सर्कुलर कंपनी की तरफ से आया, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि अगर आज बाजार का मूड माहौल अच्छा होता है, छोटे मझोले स्टॉक्स में खरीदारी आती है, तो इस खबर के चलते भी थोड़ा सा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। 1135 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस भी आपको बिल्कुल लगाना ही होगा 1097 रुपये। आशीष, थोड़ी सी हिस्सेदारी वो कितनी है? देखिए बहुत थोड़ी सी हिस्सेदारी है। पहले आप अपनी खबर बताएं। पहले ऐसे खबरों के दम पे हमने कभी स्टॉक्स लिए नहीं, लेकिन आज मजबूरी है, खबर ही नहीं है, इसके लिए इस तरह की खबरों के दम पे हम स्टॉक्स ले रहे हैं। और मेरे तरफ से भी वेदांता है। हालांकि देखिए स्टॉक तो अच्छा है, 315 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 297 का स्टॉप लॉस रखना है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मेटल काउंटर्स में तेजी हुई है, ये कारण है जिसकी वजह से मैंने वेदांता लिया है। इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स और डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कंपनी लिस्ट हुई है, और उसके चलते भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की खबरों के दम पे हमने कभी स्टॉक्स लिए नहीं है, लेकिन हाँ, खबरों का भारी अभाव है, उसके चलते यहाँ पे छोटी मोटी खबर जो है उसके दम पे भी हम स्टॉक्स ले रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे, खासकर यूएस का मेटल इंडेक्स देखेंगे ना, तो वहाँ पे तेजी हुई है। तो शायद हमारा मेटल इंडेक्स भी आज रिएक्ट कर सकता है, ये एक बड़ा कारण है। इसके चलते आप वेदांता में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, आखिरी कैटेगरी बताएंगे, माय चॉइस वाली। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माय चॉइस की तरफ। और पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। जैसे कि शो की शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के बाजार में जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा है बहुत ही एक्सेप्शनल है। इनमें कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए। ऐसा एक स्टॉक मेरे रडार पर आया, वो है वेल्सपन एंटरप्राइज। इस स्टॉक का चार्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। किस प्रकार के बड़े गेंस के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। चार्ट अब आपकी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश होगा, तो अगर आप देखें तो करीब करीब 5% की तेजी यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिली है। और ये जो 5% का मूव देखने को मिला है, इसके बाद कंफर्मेशन हो गया ब्रेकआउट का। वैसे भी देखिए तो स्टॉक काफ़ी लंबे समय से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। ऊपरी तरफ से थोड़ा सा हल्का हुआ था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो कल के बाजार में 5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। तो ज़रूर अगर आज बाजार का मूड माहौल अच्छा होता है तो ये गेंस एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे। 162-63 के आसपास फिलहाल आपको मिल रहा है। फिलहाल के लिए 172 रुपये का लक्ष्य, 160 या फिर अपनी एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब बात करें बिकवाली की, तो बिकवाली में अगर आप देखें तो सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। और इनफैक्ट याद आ रहा है कि जैसे 2020-2021 में हुआ करता था कि कोविड रिलेटेड जब केसेस बढ़ते थे, तब जैसा स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिलता था, बिल्कुल वैसा ही कल के सत्र में देखने को मिला। ट्रेंड का भी चार्ट अगर आप देखें, एक तो कोविड का डर सीधा इम्पैक्ट इसका है, और डेली और वीकली चार्ट पर जिन्होंने हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर नहीं देखा है वो इसका चार्ट जरूर देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली विजिबल है। तो 1354 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। मैं मान रहा हूँ अभी भी वीकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार में गिरावट का पहले कर रहे वेट। स्टॉप लॉस भी आपको लगाना होगा 1382 रुपये का। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये भी एक सेल साइड का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना है तभी जब बाजार में दिखे गिरावट या ऑफाइज हो। इंडिया सीमेंट स्ट्रक्चर है, कमजोर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल सिमिलर है। 220 रुपये का टारगेट, 230 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलो, माय चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है सिटी यूनियन बैंक, खरीदारी कीजिएगा 184 के लक्ष्य के लिए, 173 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कल जो गिरावट आई थी आरबीआई के डाइवर्जेंस की खबर के बाद, मुझे लगता है कि आज यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। वैसे भी वो जो खबर थी वो इतनी खराब थी नहीं इस कंपनी के लिए, लेकिन मार्केट का मूड माहौल खराब था, इसके लिए स्टॉक की धुलाई हो गई। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, 2500 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 2400 का स्टॉप लॉस रखना है। खबर यह है कि अब से हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स की रैंडम टेस्टिंग जो है वो हो सकती है। तो इस खबर के चलते आज फिर से एक बार डायग्नोस्टिक काउंटर जो है वो हरकत में रह सकते हैं। डॉक्टर लाल में आप कर सकते हैं खरीदारी। और आखिरी में इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे कीजिएगा बिकवाली 1960 के लेवल के लिए 204 पैक जो है आपको एविएशन काउंटर्स पे देखने मिल सकता है। सेंटिमेंटली इसके लिए आप इस काउंटर में कर सकते हैं बिकवाली। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप।
कैश का स्टॉक के लिस्ट में कल्याणी स्टील कल गिरते बाजार में 5% के ब्रेकआउट देखने को मिले, 390 रुपए का टारगेट है। और नास्डैक में आई है तेजी, इसके चलते एलटीटीएस और टीसीएस यहां पर फोकस करेंगे। टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी खराब हो गया, वोल्टास का बाजार में गिरावट आती है तो अब यहां पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। फंडामेंटली ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में मार्केट लीडर एस्ट्राजेनेका फार्मा 3800 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे सन फार्मा। खबरों का असर देखने को मिलेगा WPIL में। वेल्समैन एंटरप्राइज कल बाजार में काफी गिरावट के बाद यहां पर भी तेजी देखने को मिली है, 172 रुपए का लक्ष्य है। ट्रेंड में गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया सीमेंट्स में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कल्याणी स्टील, जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूं बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी, 390 रुपए के लक्ष्य। IOB में आपको खरीदारी करना है, सरकारी बैंक्स में तेजी हो सकती है, 33 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में LTI माइंडट्री में आपको करनी है खरीदारी। IT स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। ऑप्शंस बिरला सॉफ्ट का 300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बायोकॉन में एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है, 280 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, निवेश करके चलना है एक्सो नोबल में। खबरें हैं वेदांता में, खरीदारी कीजिएगा। वैसे भी ग्लोबली मेटल इंडेक्स जो है वहाँ पे तेजी हुई है। माई चॉइस में सिटी यूनियन बैंक एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर लाल में खरीदारी करना है और इंटरग्लोब एविएशन में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक इन्वेस्टमेंट पिक है और वो है एक्सो नोबल। खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में क्योंकि फंडामेंटल्स बेहतर है, वैल्यूएशंस बेहतर है, पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक है ये और कच्चे तेल के जो दाम गिर रहे हैं उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। अगले 6 महीनों में 2600 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको करना है बेट, लेकिन एक बार जाते जाते देख लेते हैं सिंगापुर निफ्टी कितनी तेजी दिखा रहा है। तो 112 पॉइंट 115 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो अभी सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 100 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, वहाँ से 11-12 पॉइंट के आसपास की तेजी और देखने मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स नास्डैक फ्यूचर्स को भी एक बार देख लेते हैं, वहाँ किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है। तो थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पे भी बढ़ी है। नास्डैक फ्यूचर्स अब 42 अंक ऊपर है और डाउ फ्यूचर्स करीब 84 अंक के आसपास की तेज़ी दिखा रहे हैं। तो मोमेंटम अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में एटलीस्ट देखने मिल रहा है।